Good morning friends. In my previous video I had discussed the importance of accounting standards. क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में क्या इम्पोर्टेंस। उसी रेफरेंस में अब मैं करीब 6-7 इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस करूँगा। वैसे तो टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 40 हैं जो मैंने बताया था, लेकिन फॉर इनिशियल डिस्कशंस आई विल टेक सम इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर रेलिवेंट टू जनरल बिजनेसमैन एज वेल एज कंपनीज। उसी में पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है इंडियन AS2 ऑन इन्वेंट्री। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसा कि हमको मालूम है कि कोई भी बिजनेस हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, हर एक में इन्वेंट्री हमको ज़रूर देखने को मिलती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि इन्वेंट्री कितने कैटेगरी की होती है, कौन कौन से आइटम हम इन्वेंट्री में लेते हैं। तो इन्वेंट्री में पहले कैटेगरी ली उन्होंने ऐसे सारे वो आइटम विच आर परचेज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर सेल। तो कोई भी आइटम जो हम सेल के लिए बिजनेस में लाए हैं, जिसको हम लोग जनरली स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हैं, वो हमारा इन्वेंट्री का पार्ट होता है। तो जितनी भी ट्रेडिंग कंसर्न है उनमें अगर देखा जाए तो इन्वेंट्री केवल अगर मिलेगी तो काय की मिलेगी, स्टॉक इन ट्रेड की। लेकिन जैसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे आते हैं या हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल। तो एक हो गई रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो रॉ मटेरियल से कोई इमिडिएटली तो फिनिश गुड्स बन नहीं जाता है। रॉ मटेरियल में कुछ कन्वर्जन कॉस्ट मिलाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम बोलते हैं WIP। तो एक इन्वेंट्री क्या की बन जाती है, WIP। WIP से वो गुड्स फिर हमारा कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को जाता है, तो वो इन्वेंट्री कहलाती है फिनिश गुड्स। और इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप भी जनरेट होता है, तो उसको हम बोल देते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्क्रैप। और जितनी भी हमने प्लांट के अंदर मशीनरीज वगैरह लगा रखी हैं, तो प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स के आइटम भी चाहिए होते हैं। तो दैट इन्वेंट्री इज कॉल्ड इन्वेंट्री ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इस तरीके से करीब 5-6 कैटेगरी के आइटम ऐसे हैं जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बाइफरकेट करने पड़ते हैं। कि हमारे पास, हम ये नहीं कह सकते कि टोटल इन्वेंट्री हमारी 100 करोड़ की है, बल्कि हमें यह भी शो करना पड़ता है उस 100 करोड़ की इन्वेंट्री में कितनी स्टॉक इन ट्रेड है, कितना रॉ मटेरियल है, कितना WIP है, कितना फिनिश गुड्स है, कितना स्क्रैप है और कितना स्टोर्स है स्पेयर पार्ट्स। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिक कंसेप्ट लेके आता है कि जितने भी मेरी इन्वेंट्री है दैट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। आइटम की मेरे लिए क्या कॉस्ट है, मेरे लिए कॉस्ट है मान लिया आइटम की 500 रुपये यूनिट, और किसी वजह से रेशन आ गया, मंदी आ गई, मार्केट में वो प्रोडक्ट 300 रुपये से ज़्यादा पे सेल ही नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है कि मुझे उसका वैल्यूएशन 500 रुपये पे ना करके 300 रुपये पे करना चाहिए। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये भी बताता है कि जब मैं कॉस्ट की बात करता हूँ तो कॉस्ट से मतलब क्या है। क्या कॉस्ट से मतलब केवल परचेज प्राइस है, या परचेज प्राइस के अलावा और आइटम भी कॉस्ट में ऐड करे जाएंगे। तो उसके लिए बेसिक वो कंसेप्ट लेके चलते हैं कि कॉस्ट में परचेज प्राइस तो होता ही है, इसके अलावा अगर सप्लायर से मुझे कोई डिस्काउंट मिली है तो वो मैं उसमें से रिड्यूस कर दूंगा। जो सप्लायर है उसकी फैक्ट्री से या गोडाउन से लेके और मेरे फैक्ट्री तक का जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो भी कॉस्ट का पार्ट कहलाता है। और अगर कोई मैंने नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे करें, टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक रिफंडेबल एक नॉन रिफंडेबल।
रिफंडेबल टैक्सेस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज की डेट में है, हर इनवाइस में आपको दिखाई देगा जीएसटी। जीएसटी जो भी कंपनी पे करती है या मैनेजमेंट पे करता है, वो इनवाइस के अंदर उसका अमाउंट आ रहा होता है। लेकिन साथ में जीएसटी लॉ ये कहता है कि जितना आपका जीएसटी ये बना, मान लिया 50 करोड़ का बना महीने का, और जो आप फिनिश गुड्स सेल कर रहे हो या स्टॉक इन ट्रेड सेल कर रहे हो, तो सेल करने पर आपकी जीएसटी की लायबिलिटी बनती है, तो वो कहलाती है आउटपुट लायबिलिटी। तो जो आपने परचेज करते समय जीएसटी पे करा वो इनपुट लायबिलिटी, इनपुट जीएसटी इनपुट, और जो आपने सेल करते समय जीएसटी बना वो कहलाती है आउटपुट लायबिलिटी। वो मान लिया आपकी 80 करोड़ की, तो आपकी इनपुट लायबिलिटी तो है मान लिया 50 करोड़ और आउटपुट लायबिलिटी है 80 करोड़। तो गवर्नमेंट को जो आपको पे करना है वो केवल 30 करोड़ रुपए पे करना है। जो ऑलरेडी परचेज करते समय आपने जीएसटी पे कर दिया, इसका गवर्नमेंट से ऐसा नहीं है कोई डायरेक्ट रिफंड मिल जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट रिफंड मिल जाता है। इनडायरेक्ट रिफंड किस सेंस में कि लायबिलिटी बनी आपकी 80 करोड़ की, लेकिन आपने पे करा केवल 30 करोड़। तो ऐसे जो टैक्सेज हैं वो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे टैक्सेज पे करे, मान लिया मैंने अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी पे करी, तो जो कस्टम ड्यूटी मैं पे करता हूं उसको मुझे इस टाइप का कोई रिफंड नहीं मिलता है। तो क्योंकि रिफंड नहीं मिलता है तो कस्टम ड्यूटी विल बी पार्ट ऑफ माई कॉस्ट। तो इस तरीके से हम बुक्स में जितने भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं उन सब का क्या मेरी कॉस्ट आ रही है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा इंडियन AS2 में क्लियर कर रखा है। देन जब वहाँ आता हूँ कि मैं तो साहब मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग करने में मैं जो WIP बना रहा हूँ या जो फिनिश गुड्स बना रहा हूँ, इसकी मेरी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट क्या आ रही है। इसके लिए वैसे तो डिटेल में अगर जाएंगे तो हमें कॉस्टिंग के कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत ब्रीफ डिस्कशन बात करें और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंडिकेशन दिया हुआ है कि कॉस्ट दो कंपोनेंट से बन के बनती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम ओवरहेड भी बोलते हैं। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में प्रोडक्ट बनाने के लिए केवल 3 ही आइटम चाहिए होते हैं, मटेरियल, लेबर और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट में भी 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, और डायरेक्ट में भी 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट किसी भी कॉस्ट को हम जब बोलते हैं जब पर्टिकुलर आइटम को बनाने में कितना अमाउंट लगा और कितनी क्वांटिटी लगी, मुझे दोनों चीज़ें मालूम है। कि भाई मैं एक सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग मैं करता हूँ फर्नीचर आइटम्स की, मैंने कुर्सी बनाई, कुर्सी में लकड़ी कितनी लगी मुझे मालूम है, लकड़ी की क्या कॉस्ट है मुझे मालूम है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरी मटेरियल की कॉस्ट आ गई। तो ऐसी कॉस्ट क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। क्यों? इसमें मुझे अमाउंट और क्वांटिटी फिनिश गुड्स की एक यूनिट बनाने में कितनी लगी मुझे मालूम। सेम वे में लेबर और सेम वे में एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट के केस में पिक्योरिटी क्या होती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड, ये वो खर्चे होते हैं जो मुझे मालूम है कि बिना इन खर्चों के मैं अपने प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। लेकिन कोई अगर मुझे पूछे कि भाई उस खर्चे का कितनी क्वांटिटी एक यूनिट को बनाने में लगी, तो वो शायद मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट मैं पे कर रहा हूँ 2 लाख रुपए महीने का, तो नेचुरल है ये 2 लाख रुपए मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। जो वहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है वो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। बट इन खर्चों का कितना पार्ट मेरा फिनिश गुड्स को बनाने में लगा ये मुझे नहीं मालूम, मतलब क्वांटिटी नहीं मालूम। तो ऐसे जितने भी खर्चे मेरी फैक्ट्री में हो रहे हैं, जिसके बारे में खर्चा हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है ये मुझे मालूम है, लेकिन उस खर्चे की कितनी क्वांटिटी मेरी एक यूनिट को बनाने में लगी
ये एसर्टेन करने में क्योंकि दिक्कत है, इसलिए मैं उसको नाम दे देता हूँ ओवरहेड। तो मेरा जो फिनिश गुड्स बन रहा है वो फिनिश गुड्स में डायरेक्ट कॉस्ट भी लग रही है, जिसके बारे में मुझे क्वांटिटी और अमाउंट दोनों मालूम है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लग रही है, जिसके बारे में अमाउंट में तो मैं श्योर हूँ लेकिन क्वांटिटी पे श्योर नहीं। तो इन दोनों को मिला के जो कॉस्ट आती है वो कहलाती है मेरी फिनिश गुड्स की कॉस्ट। अब अगर मेरा फिनिश गुड्स मान लिया पूरा बन के ही तैयार नहीं हुआ है, 50% बन के तैयार हुआ है, तो उसी कॉस्ट का जो 50% है वो हो जाएगी मेरी WIP की कॉस्ट। एज फार एज स्क्रैप इज कंसर्न, स्क्रैप के केस में उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया है इन्वेंट्री में कि स्क्रैप की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि जो स्क्रैप की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, जितने में वो माल सेल होता है, उस सेल वैल्यू को मैं मान लूँगा मेरी स्क्रैप इन्वेंट्री की वैल्यू है। और स्क्रैप की जो वैल्यू है, जो माल बिक गया वो प्लस जो मेरे पास बचा वो, उसको मैं फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालते समय रिड्यूस कर देता हूँ। जैसे मान लिया सपोज करो डायरेक्ट कॉस्ट मेरी 10 लाख है, इनडायरेक्ट कॉस्ट 5 लाख है, टोटल हो गई 15 लाख। लेकिन जो स्क्रैप मेरा ऑलरेडी बिक गया या जो बचा वो मान लिया है 2 लाख का, तो मैं ये कहूँगा कि मेरा फिनिश गुड्स बनाने की कॉस्ट 15 लाख नहीं है बल्कि 13 लाख। अब ये चीज़ें मुझे कौन बता रहा है? ये चीज़ें मुझे बता रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई जो भी मेरे फैक्ट्री में स्क्रैप जनरेट हो रही है, जो बाई प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, उसके केस में अलग से मुझे कॉस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जितने में भी बिकते हैं तो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, कभी कभी बेचने में भी थोड़ा बहुत खर्चा आता है, वो घटा के जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसको मुझे फिनिश गुड्स की कॉस्ट में से रिड्यूस कर देना चाहिए कॉस्टिंग करते समय। तो अगर कॉस्ट की बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की, तो डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ स्क्रैप। इस तरीके से हम फिनिश गुड्स की या WIP की कॉस्ट निकाल लेते हैं। जहाँ तक स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं, इस पे वही प्रिंसिपल अप्लाई होगा जो रॉ मटेरियल पे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जितने में भी माल हमने परचेज करा प्लस जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है माइनस जो नॉन रिफंडेबल जो आपका रिबेट वगैरह है वो घटा देते, तो वो हमारी कॉस्ट निकल आती। तो इस तरीके से जितनी भी मेरी इन्वेंट्री है, स्टॉक इन ट्रेड की, रॉ मटेरियल की, स्टोर्स की, इसका एक तरीका हो गया वैल्यूएशन करने का। जो WIP और फिनिश गुड्स है इसका तरीका हो गया डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट माइनस बाई प्रोडक्ट। जो स्क्रैप है उसका वैल्यूएशन का तरीका हो गया जितने में ये मटेरियल माल या मार्केट में मेरा सेल होता है माइनस सेलिंग कॉस्ट। इस तरीके से हम इसका वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो जो ये इनडायरेक्ट ओवरहेड है, ओवरहेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उन्होंने क्लियर करी कि ओवरहेड भी दो टाइप के होते हैं, एक वेरिएबल एक फिक्स्ड। वेरिएबल ओवरहेड लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ये वो खर्चा कहलाता है जो प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ेगा और प्रोडक्शन घटने से घटेगा। और एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड, ये वो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन बढ़ने या घटने से जिनका कोई लिंक नहीं है, बल्कि ये तो आपको फिक्स्ड अमाउंट महीने में देना ही देना है। जैसे फैक्ट्री का किराया है, सिक्योरिटी वालों का खर्चा है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, ये जो कॉस्ट हैं ये फिक्स्ड ओवरहेड कहलाते हैं। अब वेरिएबल ओवरहेड एक यूनिट बनाने में कितना लगा, इसके लिए सीधे कर देते हैं ओवरहेड का टोटल अमाउंट माइनस जितना मैंने उस महीने में एक्चुअल प्रोडक्शन करा। लेकिन जब फिक्स्ड ओवरहेड की बात आती है तो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए वो कहते हैं कि आप अमाउंट को डायरेक्ट एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड ना करो। मान लिया आपका अमाउंट है फिक्स्ड ओवरहेड का 10 लाख, नॉर्मली आप बनाते हो 1 लाख, तो कायदे से पर यूनिट कॉस्ट कितनी हुई 10 रुपये। किसी वजह से स्ट्राइक हो गई, बाढ़ आ गई, कोरोना हो गया, तो आपने प्रोडक्शन 1 लाख ना करके केवल 10,000 करा,
तो आप ये नहीं कह सकते कि इस महीने की कॉस्ट मेरी 10 रुपये की जगह अब हो गई से 1000 रुपये की, 100 रुपये की, बल्कि 1000 रुपये को। इट विल बी ए टोटली रॉन्ग कॉस्टिंग कंसेप्ट कि आपका नॉर्मल प्रोडक्शन है तो आप कह रहे हो मेरी कॉस्ट 10 रुपये पर यूनिट की है। आपका एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो गया, 10,000 ही रह गया, तो आपने कहा मेरी कॉस्ट 1000 रुपये पर यूनिट की है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियर करता है कि फिक्स्ड ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मुझे फिक्स्ड ओवरहेड का जो अमाउंट है उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड ना करके नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करना चाहिए। हाँ, अगर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी के आसपास, जैसे नॉर्मल कैपेसिटी मान लिया 1 लाख थी, मैंने 99,000 बना लिया, 1,02,000 बना लिया, तो उस केस में फिर मैं एक्चुअल प्रोडक्शन से भी डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा या कम हो रहा है तो वहाँ पे फिर मैं पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट निकालने के लिए उसको एक्चुअल यूनिट से डिवाइड ना करके नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करूँगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड दैट यू कैन डिस्कस डिटेल इन योर कॉस्टिंग मेथड्स ऑल्सो। देन ये जो मटेरियल की कॉस्ट आ रही है, परचेज प्राइस जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके बेस पे आप फीफो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। 2 मेथड दिए उन्होंने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। फीफो मेथड अगेन कॉस्टिंग का प्रिंसिपल है। ये कहलाता है कि जो भी मटेरियल इन्वेंट्री में बचा, क्योंकि जब आप मटेरियल परचेज करते हो, एक परचेज करा आपने 10 रुपये पे, दूसरा परचेज करा 15 रुपये पे, तीसरा परचेज करा 20 रुपये पे, चौथा परचेज करा 18 रुपये पे। अब ये डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट रेट पे मटेरियल परचेज हो रहा है। तो फीफो मेथड के हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो 10 रुपये के हिसाब से हमने करे 100 यूनिट, यहाँ खरीदे 150, यहाँ खरीदे 100 और यहाँ खरीदे 200, टोटल मैंने परचेज करे 550 यूनिट। स्टॉक मेरे पास बचा मान लिया 100 यूनिट का, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 450 यूनिट कंज्यूम कर चुका हूँ। जो 450 यूनिट मैंने कंज्यूम करे, तो एज पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड 450 के बाद जो 100 बचे वो सबसे लास्ट लॉट में से बचे, और सबसे लास्ट लॉट का रेट क्या है 18 रुपये। तो मेरे पास जो इन्वेंट्री बची 100 यूनिट की, उसका वैल्यूशन मैं काय पे कर दूंगा 18 रुपये। ये कहलाता है फीफो मेथड। वेटेड एवरेज मेथड क्या कहलाता है? वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि टोटल जो आपने परचेज करा इसका रेट निकालो। 100 परचेज करें मतलब ये पड़ा 1000 रुपये का, ये पड़ा 7,500 का। इस तरीके से जो टोटल वैल्यू आई, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, जो रेट आएगा दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज रेट। तो हम जो 100 इन्वेंट्री बचेगी उसका वैल्यूशन उस रेट पे कर दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपका कॉस्टिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उस पर भी आप अपने स्टॉक का वैल्यूशन कर सकते हो। और रिटेल मेथड ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। सपोज करो ट्रेडिंग कंसर्न, जैसे कोई मेडिकल शॉप है, तो दवाइयाँ बेचते हैं, जिनकी दुकान में मान लिया 4000 टाइप की दवा रखी हुई है। अब वो अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूशन कैसे करें, क्योंकि वो तो इतना डिटेल में स्टॉक रजिस्टर्स मेंटेन करते नहीं हैं। तो उनके लिए सजेस्ट करा कि आप ईयर एंड पे अपनी इन्वेंट्री की लिस्ट बना लो। आइटम 1 कितनी, क्वांटिटी 2 कितनी, 3 कितनी, 4 कितनी, और उस लिस्ट को बना के उन आइटम्स का भले ही आपको परचेज प्राइस ना मालूम, लेकिन हर केमिस्ट को उसका सेलिंग प्राइस जरूर मालूम होता है कि ये दवा इस रेट पे बेचता हूँ, ये दवा इस रेट पे बेचता हूँ। उसको जब हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी टोटल सेल वैल्यू आ गई। वो सेल वैल्यू करके मान लिया मेरी इन्वेंट्री आती है 15 लाख की, और इस 15 लाख की इन्वेंट्री में जो सेलिंग कॉस्ट आपकी है वो मान लिया 1 लाख की। तो वो कहते हैं आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो हो गई 14 लाख रुपए। तो इस तरीके से आप अपना इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर सकते हो। दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर in small trading concerns
where they are not able to maintain stock records in detail. तो इस तरीके से इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि दो चीज़ों की इन्वेंट्री ऐसी है जिस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए इंस्टीट्यूट ने अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल एसेट्स, जो एग्रीकल्चर हमारी एसेट्स हैं, प्लांटेशन है मान लिया, उस पर ये AS2 नहीं लगेगा, उस पर AS40 लगेगा या 41 जो भी है। एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, इसकी आप ट्रेडिंग करते हो, ये भी आपके लिए इन्वेंट्री हो गई, तो उसके वैल्यूएशन पर भी AS2 ना लग के एक अलग उनका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो लगता है। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने से हमारी इन्वेंट्री प्रॉपर तरीके से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो जाती है। थैंक यू।